नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे संसद के विशेष जो मानसून सत्र जो शुरू होने जा रहा है 21 तारीख को लेकर। और इस सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा क्योंकि बजट सत्र के बाद देश में काफी कुछ हुआ है। सबसे पहले हमने देखा पहलगांव में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें गईं। उसके बाद भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान की तरफ से हमने रिटेलिएशन देखा। इसमें ये भी छन छन के खबरें आती गई कि इसमें भारत के कुछ विमान जो है वो गिरे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से सफाई नहीं हुई है, लेकिन सीडीएस का बयान आया और इंडोनेशिया में जो अटैची भारतीय नेवी के हैं उनका एक बयान आया था। लेकिन अब लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध मैंने रुकवाया। हालांकि ये 10 बार से ज्यादा ये बयान दे चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 5 विमान भी गिरे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये विमान किसके गिरे हैं, लेकिन इन बातों को लेकर निश्चित तौर पर संसद में बहुत ही जोरदार चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विवेक काटजू जी हैं। आपको पता है कि वो भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। बहुत ही जानकार और बहुत ही पर्सपेक्टिव में अपनी बातों को वो रखते हैं। और वो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विस्तार से अपना आप हमें बताएंगे कि संसद का मानसून सत्र और जो ट्रंप का नया बयान आया है वो कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे सहयोगी ललित राय भी जुड़ गए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो ललित आपका भी स्वागत है। लेकिन सर पहले यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि हम संसद के सत्र पे जाएंगे। ट्रंप का बयान ठीक सत्र के पहले 2 दिन पहले आज आता है और सुबह से देखिए सभी जगह गहमा गहमी शुरू हो गई है कि 5 विमान भारत पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ उसमें गिरे हैं। आप इनके बयान को किस तरीके से देखते हैं और क्या इसका असर संसद सत्र पे दिखता हुआ दिखेगा इसका क्या सर? देखिए, ट्रम्प साहब तो बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पहली बार बोले हैं कि 5 विमान गिरे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि किस देश के थे। आपने ये भी सही कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि हमारे जो सेना सीडीएस साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हाँ कुछ लॉसेस हुई थी। और उन्होंने ये भी कहा था, जिससे मैं सहमत हूँ, कि लड़ाई में लॉसेस होती हैं और फिर ये देखना पड़ता है कि किस तरह टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी अगर बदलनी है तो बदल के फिर जो अपना लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। इसमें कोई नई इस जो ये सिलसिला है ये कोई नया नहीं है। ये तो हमेशा से आप युद्ध में होता रहता है और होगा। लेकिन ट्रम्प साहब का बयान और उसके कारण मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ऑपोजिशन पार्टीज अब ये मांग करेंगी कि सरकार को और तफसील में बिल्कुल अपोजिशन बिल्कुल मांग करेगा। और आज बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी हो रही है। वर्चुअली ये बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की आज वर्चुअली बैठक होगी और विवेक काटजू सर का लगता है कि वीडियो फ्रीज हुआ है, टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन उनसे हम तुरंत जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ वो टेक्निकल हुआ था। मैं चालू रखूं, आप लोग ठीक कर लें? एकदम सर। हाँ ठीक। अच्छा, तो अब क्योंकि ट्रम्प साहब इस तरह बोले हैं तो मुझे लगता है कि सरकार पर ऑपोजिशन पार्टी कुछ प्रेशर डालेंगी कि तफसील में बयान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सरकार को संसद को में देना चाहिए। एक जो मुद्दा है वो ये है कि अभी सरकार ने ये ऐलान किया था, आपको याद होगा, कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज, यानी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समाप्त नहीं हुआ।
क्योंकि हर ऑपरेशन, हर लड़ाई की शुरुआत होती है और फिर अंत होता है। लेकिन अभी सरकार ने ये कहा है कि ये ऑपरेशन जो है वो पॉज हुआ, और क्योंकि वो पॉज हुआ इसलिए ये हो सकता है कि सरकार कहे कि देखिए ऑपोजिशन से कहे वो संसद कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं, उनका वीडियो काटजू साहब का फ्रीज हो गया। लेकिन ललित, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, और जैसे जुड़ते हैं काटजू साहब तो हम उनसे बात आगे आगे बढ़ाएंगे। सर जुड़ गए हैं टेक्निकल या फॉल्ट आ रहा है कोई, अब क्या किया जाए? नहीं सर? सर आप कंटिन्यू मेरा कंटिन्यू करते हैं सर। मेरा सवाल ये है कि सर, संसद का जो ये मॉनसून सत्र है, आरडी में कुछ है क्या? कैसे करें अब इसको आगे, कैसे बढ़ाएं सिलसिले? नहीं आवाज आ रही है सर, क्योंकि तो आप आता कंटिन्यू जाता। अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हाँ जाऊं, हाँ जब अगर स्क्रीन काला भी हो जाए तब भी कंटिन्यू करूं? आप करिए जो है फिर अच्छा मुझे। ठीक। अच्छा तो देखिए, ये हुआ है कि क्योंकि वो पॉज हुआ है इसलिए सरकार ये कह सकती है, क्योंकि ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ, खाली पॉज हुआ है, यानी अभी स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इस पर हम चर्चा करने को अभी समय नहीं है, ये उचित समय नहीं है इस पे तफसील में चर्चा करने। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पे बयान देगा तो देगा। अब हो सकता है कि क्योंकि ये रक्षा से जोड़ा मामला था तो इस पे जो इसके ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बयान, जो एक इसके राजनयिक पहलू थे उस पे विदेश मंत्री साहब बयान दें, जयशंकर साहब। लेकिन हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री भी मुझे लगता है चर्चा के दौरान, क्योंकि कुछ ना कुछ चर्चा तो होगा, उस चर्चा के दौरान क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा मानना ये है कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो सेंसिटिव होता है, और क्योंकि सेंसिटिव होता है इसलिए कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो कि गुप्त रखनी पड़ती है। इसमें ये मेरा अनुभव भी रहा है, और ये निस्संदेह है, क्योंकि हर चीज आप बयान नहीं कर सकते, नहीं तो उससे दुश्मन को फायदा होता, लाभ होता। लेकिन इस सिद्धांत को अपने मध्य, इस सिद्धांत के तहत जितना भी सरकार खुलासा कर सके और पब्लिक में पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले, भरोसे में ले सके, उससे सरकार को, देश में एक को भलाई हो। क्योंकि इन चीजों पर ट्रम्प साहब का बयान आते जा रहे हैं, अब वो बयान को अंत करना, कैसे अंत किया जाए? इन बयान, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ट्रम्प कैसी तरह के जैसे भी हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो जब वो बोलते हैं तो वो खबर दुनिया भर में फैलती है। उस पर आप उस पर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आज ट्रम्प ने जो बयान दिया कि 4 या 5, फिर बाद में उनका 5 जहाज गिरे थे, और उन्होंने ये नहीं कहा कि किस देश के गिरे थे, लेकिन 5 जहाज गिरे थे, तो ये खबर तो दुनिया भर में फैलेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार जो बयान दे, तो जो गोपनीय मामले हैं उसको, उस पर तो चुप्पी साधनी बिल्कुल सही, लेकिन जिस हद तक वो कर सके बयान, जिस हद तक जा सके उसका फायदा होगा। और फायदा ये होगा कि ट्रम्प जैसे बयान जो हैं ये बंद हो जाए। तो अब मैं इस स्थिति में तो नहीं हूं कि सरकार को कोई राय दूं। हम लोग तो सब, यानी हम तो बस नागरिक हैं।
लेकिन नागरिक के हैसियत से मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार जितना भी हमसे शेयर कर सके वो शेयर करे। हाँ, आखिरी चीज मैं कहूंगा ये कि हमारा जो एक लक्ष्य था, इसको मैं पूरा विश्वास से मानता हूं, वो लक्ष्य ये था, ये दिखाना अंत में कि हमारी वायुसेना सक्षम है और पाकिस्तान के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। वो उसने साबित कर दिया था 10 मई की सुबह, जब उसने पाकिस्तान के 9 हवाई अड्डों को निशाने पर लिया और उन 9 हवाई अड्डों पर अपनी छाप एक किस्म से छोड़ी थी। रनवे पर अटैक हुए थे। उसने बड़ा एक डिसिप्लिन दिखाया, लेकिन अब ये साफ दिखा दिया था, और जो जानकार हैं वायु युद्ध के, जो जानकार हैं एयर बैटल्स के, वो समझ गए थे कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंसेस थे उनको उनके बीच में रास्ता बना लिया था, उनके 9 हवाई अड्डों को निशाने पर लेने। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जो दुनिया का जो एक मैं क्या कहूं, दुनिया का जो एक मामले पे जो अटक गई है, वो जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 5 जहाज गिरे, तो उस नैरेटिव को हमें किसी तरह एक बार कॉम्बैट करना है, उस नैरेटिव को खारिज करना है और ये दिखाना है कि देखिए हमारी वायुसेना ने कितना कौशल दिखाया, कितना कामयाबी दिखाई कि 9 के 9 उनके जो एयर बेसेस थे उनको निशाने पे लगा दिए। और उसके बाद पाकिस्तान कुछ भी कहें, वो समझ गए उनके अब खतरा है उनके सामने, और इसलिए उन्होंने फिर तो उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ साहब से संपर्क किया और फिर युद्ध यानी फिर लड़ाई रुकी। अच्छा सर, एक सवाल है कि जैसा कि ट्रम्प, आप अपने लेख में भी ये लिखते रहते हैं कि वो पॉलिटिकल पर्सन से ज्यादा कहीं सौदागर हैं। तो जैसे इस तरह की बातें वो करते रहते हैं समय समय पर, वो भी टाइमिंग देख करके बात करते हैं। जैसे कि टीआरएफ को अमेरिका ने जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट जो डिक्लेयर किया, उसके बाद ट्रम्प ये कह रहे हैं 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन भी चलने वाला है। तो एक मुद्दा ये है कि मोदी सरकार के सामने पलटवार ज्यादा करने का मौका मिलेगा या सफाई देने की जो है नौबत आप आन पड़ेगी? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ट्रम्प के जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं, वो एक सौदागर के, उन्होंने जिंदगी बिताई है बिल्डर की हैसियत से, और वो अगर आपका प्रोफेशन वो हो तो वो उसका कहीं ना कहीं असर तो आपकी राजनीति पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और ट्रम्प ये साबित करते हैं। हमें इस पर किस तरह करना चाहिए, हमें उनके एक्शंस को देखना और उनके जो जो वो बोल रहे हैं उस पर ध्यान पूरा अपना रखना है। जहां वो बोल रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं जो कि हमारे हितों के विपरीत है, उस पर हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए उसका जवाब दे। और अभी तक हमने करा, कई बार सरकार ने करा। जहां तक वो उनके एक्शंस का सवाल है, इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन जो है वो तो टैरिफ्स का है, वो तो व्यापार पर है कि कितनी वो ड्यूटी लगाएंगे, और वो समझौता और वो बातचीत चल रही है, वो सौदा इस वक्त चल रहा है। हमारे नेगोशिएटर शायद आजकल अमेरिका ही में है, और वो तो यहां तक अभी हाल में उन्होंने कहा कि जैसे मैंने इंडोनेशिया को बिल्कुल ओपन कर दिया है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए, उसी तरह भारत को भी करूंगा। अब हमारे सामने मुश्किलें हैं, कृषि का क्षेत्र तो हम पूर्ण रूप से नहीं खोल सकते। हमें अपनी कोई भी सरकार उसको अपने भारतीय किसानों के, कृषकों के हित को तो देखना ही देखना।
तो अब ये हमें देखना है कि किस तरह ये मामला अब आगे बढ़ेगा। सर, पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जब ये सारी जी चीजें हैं, आप देखिए कि बजट सेशन के बाद जो है मानसून सेशन होने जा रहा है, और बजट सेशन से लेके मानसून सेशन के बीच में इस देश में न जाने कितनी गतिविधियां हुई हैं, बड़े बड़े मामले सामने आए, पहलगाम अटैक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो है फिर जिस तरीके से ट्रंप बीच में कूद पड़े, और अब जाकर के वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट में विपक्ष को कितना एज मिलेगा मोदी सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अभी तक के कार्यकाल में, मोदी कार्यकाल में, कि विपक्ष के पास मुद्दे तो होते हैं, मुद्दे मिलते भी हैं, लेकिन उसको कैश नहीं कर पाते। ना तो वो सड़क पर कैश कर पाते हैं, ना तो पार्लियामेंट में कैश कर पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, इस बार वो बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष जो है भुना पाएगा पार्लियामेंट के सदन के अंदर? देखिए, मैं राजनीति से तो दूर रहता हूँ। मैंने जीवन राजनीति में बिताया है, तो मैं तो उसी को देखता हूँ, और देश के किस तरह देश को और पूर्ण राजनीतिक वर्ग को जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसका, और सामरिक चुनौतियां हैं, और क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में चुनौतियां हैं, उसका सामना कैसे करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कुछ मामले राष्ट्रीय हित से इतने जुड़े होते हैं कि उसमें उन मामलों को का समाधान संसद में खींचातानी से, घेराबंदी से ऊपर उठ के जो राजनीतिक वर्ग के बड़े नेता हैं उनको विचार करना चाहिए, और उसके बाद एक रास्ता निकाला जाता है। हाँ, राजनीति चलती रहती है, ये नहीं है कि राजनीति बंद हो जाती है, लेकिन मुझे वो जमाना भी याद है जबकि जो शीर्ष नेतृत्व था भारत का, हर पार्टी का, 4, 5, 6, 8, 10 जो बड़े नेता थे, वो आपस में जरिया निकाल लेते थे विमर्श करने का कि भाई राष्ट्रीय हित किस तरह करा जाए, चाहे वो नेता विपक्ष में हो या सरकार में। तो वो एक जो स्पिरिट थी, जो एक चलन थी राजनीति में, मेरा ये मानना है कि उसको वापस लाने की जरूरत है, और उसमें सरकार की तरफ से पहल हो, और फिर जो ऑपोजिशन है वो उसमें ज्वाइन करे, वो उसको वेलकम करे, और उस तरह वो आगे बढ़े मामला। अब जैसे व्यापार का मामला, हाँ हाँ बताएं। सर एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि 1990-91 में इस देश में जब बड़े मेजर पैमाने पे देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया गया, और उसके बाद वो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का नाम भी दिया गया, तो उस समय क्या है कि विपक्ष के लोग जो है कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते थे कि देखिए भारतीय हितों की अनदेखी की गई है। अब नतीजा सामने आया है कि उस समय से लेकर के आज की तारीख में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ पॉजिटिव परिवर्तन हुए। इसी तरीके से जो टैरिफ वाला जो मुद्दा है, और टैरिफ के मुद्दे पर बार बार सरकार, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार अमेरिकन दबाव में है। अमेरिकन को क्या करती है कि वो लिवरेज भी देती है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप प्रशासन हो चाहे अमेरिकन प्रशासन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी हो, वो ये कि अपने हिसाब से ही सारी चीजों को डील करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि काउंटर नैरेटिव आज की तारीख में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास है कि कांग्रेस को ये हक नहीं है बोलने का या एलेज करने का कि हम इंडियन इंटरेस्ट को जो है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो कहीं गिरवी रख रहे हैं? देखिए, आप फिर मुझे राजनीति की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ललित जी। अब मुझे राजनीति में जाने में परहेज नहीं है, लेकिन अब जो सच बात तो यही है कि मैं राजनीति से बहुत दूर रहा हूं, लेकिन उस पर मैं आपको बताऊं। देखिए, 1991 में जो परिवर्तन शुरू हुए, उस परिवर्तन में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशंस थे वो तो कांग्रेस के अंदर ही थे। आपको याद होगा कि 1991 तक कांग्रेस जो है वो एक सोशलिज्म के रास्ते पे चली थी, और उस रास्ते से उसको हटाने में नरसिम्हा राव जी की सरकार को, मनमोहन जी वित्त मंत्री थे, उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा।
आपको याद है कि वो उसके पहले चंद्रशेखर जी की सरकार के वक्त जब हमें इलेक्शन के पहले जब हमें आईएमएफ से इमरजेंसी लोन लेने की जरूरत थी तो सोना गिरवी रखा था देश। मुझे अपना मुझे याद है वो जो तस्वीर देखी थी मैंने, रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे देश का सोना जहाज में, हवाई जहाज में भरा जा रहा है पालम में, और वहां से वो लिया विदेश जाएगा, गिरवी रखा जाए। लेकिन तो इसलिए जरूरी हो गया था कि जो नीतियां, आर्थिक नीतियां के पर देश चला था सोशलिज्म की, उससे उसमें लिबरलाइजेशन की जरूरत थी, क्योंकि जैसे कहते हैं एंड ऑफ द रोड, अंग्रेजी में कहते हैं एंड ऑफ द रोड हैड बीन रीच्ड। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के अंदर ही लोग थे जो कि सोशलिज्म से इतने जोड़े थे, वो कहते मानते थे कि अगर हम इससे हटे तो हमें बहुत नुकसान होगा। बहुत उद्योगपति थे जिनको आदत थी मार्केट में लड़ने की नहीं, जिनको आदत थी कोटा, आपको याद होगा कि सरकार से कोटा लिया जाए, जो कि और बाजार के मैदान में नहीं लड़ते थे, सरकार के कोटा के मैदान में आपस में लड़ते थे। उनमें बड़ा संकोच था कि अब हम कैसे लड़ करेंगे। लेकिन उसके बीच रास्ता निकाला लोगों ने, ये हुआ। और मुझे ये भी यकीन है कि उस वक्त की जो स्थिति थी, नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने कुछ सिलसिला निकाला होगा जिससे उन्होंने, जो और नेता थे ऑपोजिशन के नेता, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से लिबरलाइजेशन के पक्ष में थी, वो तो चाहती थी कि सोशलिज्म से तो की नीतियों में उसका विश्वास कम था। लेकिन और पार्टियां जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी उस वक्त तो मजबूत थी, सोशलिस्ट पार्टीज मजबूत थी और रीजनल पार्टीज भी मजबूत थी, तो उनके नेताओं से मुझे लगता है तब बातचीत हुई होगी, उनको समझाया गया होगा कि देखिए ये हमें करना जरूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसको हम कंट्रोल करना चाहेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये नहीं कि पूरे दरवाजे खोल देंगे। उसी तरह आज के दिन भी जब टैरिफ्स की बात आएगी तो राजनीति तो जैसे मैंने कहा वो तो चलेगी, संसद में खींचातानी, एक दूसरे बयानबाजी, ये तो होगी। लेकिन पर्दे के पीछे क्या होगा वो ज्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण, क्योंकि पर्दे के पीछे भी तो बातचीत अगर नहीं होती है किसी भी डेमोक्रेसी में तो बहुत नुकसान होता है। ये मेरा अनुभव रहा है। लंबा अनुभव रहा है देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो विदेश नीति को आप मतलब कैसे देखते हैं? एक तो इंडिया और उसके नेबर के कंटेक्स्ट में, भारत और उसके पड़ोसियों के संबंध में, और सर एक विचार बार बार आता है कि भारत का जो रिश्ता है वो चीन के संदर्भ में और उसके बाद खास तौर से अमेरिका के संदर्भ में, ये दोनों सवालों का अगर सर आप जवाब दें जो है कि भारत और पड़ोस। मैं इसमें सर कुछ पॉइंट्स और जोड़ दूं। अभी 2 दिन पहले आनंद शर्मा जी, आपको पता है आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और काफी उन्होंने विदेश नीति को लेकर काम भी किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश मंत्रालय में मंत्री रहे जी, वाणिज्य मंत्री रहे हुए, तो सर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विदेश नीति को लेकर कहा कि भारत का सर आप कंटिन्यू करिए, मनीष का कुछ लग रहा है नहीं, कि मुझे इनका सवाल पूरा नहीं हुआ मनीष जी का, इसलिए मैं आनंद शर्मा जी के बारे में बता रहे थे तो हाँ सर वो उन्होंने ये कह रहे थे कहा। कि आनंद शर्मा मतलब मनीष जी का सर लग रहा है कि थोड़ा फ्रीज हो गया है, तो जैसे वो हाँ जुड़ते वो, हैं, कनेक्ट होते हैं, हाँ कनेक्ट होते हैं तो फिर हाँ मैं उनको जोड़ लूंगा। तो सर हाँ हाँ। भारत और पड़ोसियों के बीच का जो रिश्ता है वो इन 3-4 दशकों में कैसे बदला?
देखिए, अगर आज की स्थिति आप देखें, अगर 40 साल का इतिहास देखें वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें बयान करने में बहुत अरसा एक समय लगेगा। लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो ये स्थिति भारत के लिए बहुत नाजुक। हमारे पश्चिम पड़ोस में पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते कैसे हैं ये पता ही है। बांग्लादेश में के साथ भी इस वक्त संबंध ठीक नहीं है। नेपाल के साथ थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जैसे पूर्ण रूप से होने चाहिए नहीं। श्रीलंका, मालदीव्स, चलिए मालदीव्स के बारे में तो पता ही है, श्रीलंका। लेकिन इस सब से ऊपर जो बात दरअसल है वो ये है चीन का हस्तक्षेप। चीन हमारे पड़ोस में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप। अभी तक वो द्विपक्षीय रिश्ते बना रहा था, पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते, बांग्लादेश के साथ अलग रिश्ते, नेपाल के साथ रिश्ते। अब जो कुनमिंग में, चीन के शहर कुनमिंग में एक उन्होंने बैठक करी जिसमें चीनी प्रतिनिधि थे, पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे, राजनयिक थे और बांग्लादेश के राजनयिक। ये मेरा मानना है, ये एक नई डेवलपमेंट। और अगर मल्टीलैटरल या बहुदेशीय संस्था बन गई जिसमें चीन भी सदस्य है और हम नहीं, उससे हमें बहुत नुकसान होगा। तो इस वक्त हमारी स्थिति काफी, हमें बहुत निगरानी रखने की जरूरत है अपने पड़ोस में, और खास तौर से जो चीन कर रहा है उस पर तो बहुत ही तीखी नजर रखनी है, और चीन को काउंटरएक्ट करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो उठाने पड़े। अब आपने पूछा फिर अमेरिका के साथ रिश्ते। देखिए, ये साफ है कि अमेरिका का दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। अमेरिका से हमारे संबंध बढ़े हैं। अगर आप पिछले 20 साल का पीरियड देखें तो हर क्षेत्र में संबंध बढ़े हैं। अमेरिका में एक उनके हर राजनीतिक वर्ग में एक भावना है कि भारत से संबंध बढ़ाने की जरूरत है, और भारत और अमेरिका के हित मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनयिक के क्षेत्र में देश तभी एक दूसरे के समीप आते हैं जब उनके हित मिलते हैं। अगर हित नहीं मिले तो फिर तो लच्छेबाजी बहुत हो सकती है, बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन ठोस काम नहीं होता। अब ये लोग मानते हैं, और मैं समझता हूँ कहीं बिल्कुल बहुत सच है, कि अमेरिका दुनिया में अगर देखें इस वक्त तो जो प्रतिद्वंद चल रहा है वो असल में अमेरिका और चीन के बीच, और उसमें भारत को एक प्रकार से बड़ा, भारत की स्थिति नाजुक है, लेकिन भारत के हित जो हैं इस संदर्भ में मेरा लगता है अमेरिका से ज्यादा। इसके मानी ये नहीं कि अमेरिकी हम पर प्रेशर डालें कि हर बात हमारी मानो, ये नहीं। ये हर क्षेत्र में हम एक बड़े देश हैं, हमारा, और बड़े देश की हैसियत से हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, सब चीज। तो ये जरूरी है कि जहां पर हमें अपने स्वतंत्र निर्णय लेने हैं हम लेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि हर सरकार ने, मोदी सरकार, उसके पहले की और सरकारों ने स्वतंत्र निर्णय लिए, दबाव में आके निर्णय नहीं लिए, स्वतंत्र निर्णय लिए, जैसे मोदी सरकार भी ली। लेकिन कभी कभी मामला राजनीति से उठ के राष्ट्रीय हित का इतना जबरदस्त हो जाता है कि उसमें राजनीतिक वर्ग को एक होने। अब टैरिफ्स के मामले में मुझे लगता है कि वही रुख अपनाना पड़े, क्योंकि अगर
हम अमेरिका ने ये देखा कि यहाँ पर तो खींचातानी चल रही है पार्लियामेंट, तो फिर तो अमेरिका को फायदा होगा, हमें नुकसान होगा। अब कौन सा रास्ता अपनाया जाए, उसमें कैसे कौन लोच दिखाएगा। तो इसलिए मेरा जो मैं इशारा कर रहा हूं बार बार वो ये कि हमारे जो नेता हैं उनमें आपसी संवाद की बहुत, और अगर संवाद का अभाव रहा तो देश को नुकसान। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि पिछले 25-30 साल में नेताओं के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में जो सत्ता सुख की जो लड़ाई है उसकी वजह से इतना संवादहीनता हो गई है और खाई इतनी गहरी हो गई है कि उसका भरना शायद मुश्किल हो गया। और अभी की जो मौजूदा स्थिति है जिसमें टैरिफ भी है, जिसमें रेयर अर्थ मेटल का भी जिक्र आपने किया है आर्टिकल में, चाइना की तरफ से, फिर अमेरिका का भी है सारा चीज, और ट्रंप कब क्या बोल जाएंगे वो किसी को नहीं पता है। लेकिन सियासी तौर पर विपक्ष को फायदा मिलता है जब ट्रंप कोई इस तरह की बात करते हैं जिसमें सरकार की घेरेबंदी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि मानसून सेशन जो आएगा उसमें सारे दल राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए एक कंसेंसस बनाएंगे कि आज जो हमारे पास मतलब भारत के सामने चुनौती है वो बहुत बड़ी है, लिहाजा जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक आम राय बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, मैं जो एक चीज से इनकरेज बहुत हुआ, उत्साहित हुआ, वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वदलीय ग्रुप बाहर गए और कुछ ग्रुपों का तो नेतृत्व हमारे ऑपोजिशन लीडर्स ने किया। कानी मोदी जी ने एक ग्रुप का नेतृत्व किया, एक ग्रुप का नेतृत्व शशि थरूर ने किया, और इससे हमने दुनिया को ये दिखाया, और बहुत बड़ा संदेश था। चाहे दुनिया का रिएक्शन कुछ भी हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से ये दिखाया कि देखिए, जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, जब ये होता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात आती है, तो देश एक है। ये बहुत दिनों बाद ऐसा संदेश हम भेज पाए थे। मैं एक पूर्व राजनयिक की हैसियत से आपसे कह रहा हूं, ये बहुत कम मैंने देखा था कि अपने अनुभव में कि कोई गुट आ रहा है जिसका नेतृत्व कर रहा है एक ऑपोजिशन लीडर। ये बहुत बड़ा संदेश जाता। तो ये आप जो कह रहे हैं, अगर हम इस मामले में उसमें अब खींचातानी होगी, प्रेशर पड़ेगा सरकार से कि आप और बयान दीजिए। सरकार कहेगी अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि जितना कर सकते हैं गोपनीयता तो रखनी है, लेकिन जितना बयान दे सकते हैं उतना दे दीजिए। लेकिन अगर हम आतंकवाद के मुद्दे पर, और ये दिखाने के लिए ये दिखाया हमने कि पाकिस्तान से अगर जो आतंकवाद आ रहा है, तो हम, जैसे मोदी जी ने कहा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहें। ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गई थी, उनका संदेश दरअसल यही था कि हम ये बेगुनाहों का खून हमें नहीं, अब बहुत बह गया, अब नहीं मंजूर है कि बेगुनाहों का खून बहे। तो ये संवाद की कमी रही है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में बहुत कमी हुई है। जो पहले का एक था माहौल वो नहीं है, लेकिन इस ऑल पार्टी डेलीगेशन की वजह से मुझ में उम्मीद जगती कि बड़े मुद्दों पर खींचातानी चले, बातचीत चले, वो तो है ही। वो तो जब तक अगर होगी नहीं तब तक राजनीति कैसे चलेगी। वो कोई हम वन पार्टी स्टेट तो है नहीं, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। मतभेद तो होना है, वो तो होना भी चाहिए, उसी से आगे बढ़ती है, देश आगे बढ़ता है। मतभेद के बीच में, जैसे कहते हैं कि डायलेक्टिक, तो यही होता है। लेकिन बड़े मुद्दों पर
देश को एक होना पड़ता है। और मैं उम्मीद ही लगा सकता हूँ, आप जो कह रहे हैं, आपको जो संदेह है वो संदेह मैं भी शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी जो पैंतरेबाजी हो रही है मॉनसून सेशन के पहले, कुछ लोगों को निशाने पे लाया जा रहा है एजेंसीज के जरिए, उससे फिर खटास बढ़ती है, तो हो सकती मुश्किलें तो होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वक्त हमारे सामने सामरिक चुनौती चीन की इतनी जबरदस्त है, टैरिफ्स हमारी इकोनॉमी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर एक सहमति भी बन पाएगी खींचातानी के बावजूद। हाँ, मुश्किलें तो सामने बहुत, क्योंकि ट्रंप जो है वो दरअसल चाहता है कि हम अपनी कृषि को खोलें, मेरा ये मानना है। वो हमें ढील दे रहा है। अभी 9 जुलाई की जो एक डेट थी उसको बढ़ा के अब 1 अगस्त कर दी। तो इस बीच में पार्लियामेंट में तो खूब एक दूसरे पे यानी बहस मुबाहिसा होगा, इल्जाम लगाए जाएंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, पर्दे के पीछे क्या हो वो देखने की जरूरत। मनीष साहब का कोई सवाल था? नहीं, मैं वही पूछ रहा था सर को कि विदेश नीति पे भी सर लगता है कि संसद के सत्र में व्यापक चर्चा होगी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में काफी कुछ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर देखे, चाहे चाइना एससीओ बैठक में जो कुछ हुआ, चाहे इसराइल का जो गाजा में लगातार हमला बढ़ रहा, उसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी लगातार कह रही है कि सरकार ने, जब यूएन जनरल असेंबली में जब बैठक हो रही थी, प्रस्ताव पारित हो रहा था, भारत ने उसमें वोट नहीं किया, तो ये सब भी मुद्दे क्या आपको लगता है कि सर मानसून सत्र में चर्चा के केंद्र में होंगे? हाँ, जरूर होंगे, ये आएंगे मॉनसून सेशन में, लेकिन अगर आप हायरार्की बनाएं कि कौन से बड़े मुद्दे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता है कि आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद का है, पहलगाम को लेके होगा, ऑपरेशन सिंदूर। दूसरा होगा, जैसे मैंने अपने लेख में भी लिखा था, कि वो टैरिफ्स का होगा, वो तो है ही। उसके बाद चीन की नीति पर होगा कि चीन के साथ कैसे अब व्यवहार होना है, क्योंकि इस पर कुछ मोर्चा तो खोला है कांग्रेस ने और ऑपोजिशन पार्टीज ने कि जयशंकर क्यों गए शी जिनपिंग से मिलने। अब वो शी जिनपिंग से मिलने, राजनयिक की हैसियत से मैं आपसे, एक पूर्व राजनयिक की हैसियत से आपसे कह सकता हूं कि अगर वो एससीओ की बैठक में गए और एससीओ के हर मंत्री जा रहे थे चीनी राष्ट्रपति से मिलने, तो वो कैसे नहीं जाते? वो ये तो नहीं कह सकते थे मैं नहीं जाऊंगा। तो ये शिष्टाचार के खिलाफ वो गए, उन्होंने कहा क्या, वो ज्यादा महत्व। मेरा मानना, मेरा अपना पर्सनल व्यू यह है कि चीन के साथ हमें बहुत सतर्क रहना है, और जो पहले 1990 के दशक की जो अग्रीमेंट्स हुई थी उस पर अब विश्वास नहीं कर सकते। तो यानी एलएसी पर जो मोबिलाइजेशन हमने किया है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, पैसे हमारे लगेंगे। चीन जो है तिब्बत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वो तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसको सबको इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस पर अपना 1/4% या 0.5% जीडीपी खर्चना पड़ेगा। वो हमारे लिए, देखिए, जो भी डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ता है, और वो जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर थोड़ा नुकसान होता है उस पर, लेकिन इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक रक्षा नहीं सामरिक क्षेत्र में तो करना ही पड़ता है जैसे भी आप। तो चीन का मुद्दा एक ये भी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद आपने गाजा वाला मुद्दा उठाया है। अभी तक मोदी सरकार ने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म शुरू करा है इजराइल का, लेकिन ओपनली नहीं किया है।
फिर ईरान का मामला भी उठ सकता है, जो ईरान पे आक्रमण हुआ था अमेरिकी और इजराइल का। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी अगर आप देखें तो हमारे लिए वो इतना ज्यादा प्रायोरिटी उस वक्त उसकी नहीं है। लेकिन इस बार इस सत्र में विदेश से जुड़े मामले, विदेश नीति से जुड़े मामलों को नजरअंदाज सरकार नहीं कर, क्योंकि जनता भी चाहेगी कि इस पर बातचीत। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़े और आपका बहुत ही स्वागत है। और सर, आपसे अपील भी है कि आग्रह भी है कि हम जब इस तरह के कार्यक्रम करें तो आप जरूर जुड़े, जो है ऑन एयर जो है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए तो धन्यवाद मुझे आपको करना चाहिए। तो सर, आगे कार्यक्रम में तो जैसा कि भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी सीनियर IAFS अफसर विवेक काटजू सर ने कहा कि जो मानसून सेशन जो 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि विदेश नीति से जुड़े हुए मुद्दे, पहलगाम का मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, अमेरिका चीन का मुद्दा, ये सब ज्यादा प्रभावी रहेंगे। और इसके साथ एक बड़ी बात यह भी कही कि ये बात सच है कि राजनीति तो होती रहेगी और राजनीति है तो राजनीति होगी ही होगी, लेकिन सियासी दलों को यह समझना होगा कि राष्ट्रहित जो है वो सबसे ऊपर है। और राष्ट्रहित के लिए कम से कम अपने विचारों को एक किनारे करके जहां पे देश हित पहले आता है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो कुल मिला करके ये है कि मोदी सरकार के सामने मानसून के इस सेशन में जो 21 जुलाई से शुरू होगा उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारे तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। और 21 जुलाई से क्या कुछ होगा उसको हम लोग देखेंगे। और सबसे अपील भी है कि मानसून सेशन के दौरान अगर इस तरह की कोई बड़ी बात पार्लियामेंट के अंदर होती है तो निश्चित तौर पे हमारे चर्चा पर चर्चा का आप हिस्सा भी बने और ये हमारे लिए अच्छा होगा। और कम से कम और दर्शकों से अपील है कि वो अपनी सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उस पर भी चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विदेश नीति पर कुछ और बेहतर रोचक विषय पे चर्चा होनी चाहिए तो आप अपने सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और साथ ही साथ खबरों को पढ़ने के लिए देश.thefederal.com को आप लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे पढ़ने के लिए आपको ओपिनियन पीसेज मिलते हैं अलग अलग विषय पे। तो बहुत कुछ द फेडरल देश पर मिलता है, उसकी साइट पर, उसके यूट्यूब चैनल पे। तो अगर हमारे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और ललित जी, आपने बहुत अच्छी तरह सब चीज समअप करी। थैंक यू सर। थैंक यू।